Okay, so hope you all doing well with your preparations and I'm here with another video on the topic washout conditions. तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल ऑप्टिमम और क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट क्या होती है, वॉशआउट कंडीशन क्या होती है, और मतलब ये कंटिन्यूस का एक पार्ट है, कंटिन्यूस रिएक्टर में ही आता है वॉशआउट कंडीशन वाला केस। और ये पार्ट 4 है, वॉशआउट कंडीशन का पार्ट 4 नहीं है। यानी कि हमने बैच रिएक्टर पार्ट 1, फेड बैच पार्ट 2, कंटिन्यूस पार्ट 3 और ये फोर्थ है वॉशआउट कंडीशन। जहां तक है इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसका नाम है हमारे पास क्या, स्केल अप। स्केल अप आएगा हमारा एज अ पार्ट 5 और वो शायद एंड होगा इस वाली सीरीज का जो कि होगी हमारे पास बायोप्रोसेस की सीरीज। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं, पहले चेक करते हैं वॉशआउट कंडीशन होती क्या है। तो यहाँ पे एक खतरनाक सा डरावना सा ग्राफ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस। तो हमारे पास होता क्या है, पहले एक पेन ले ले रहा हूँ। हाई डाइल्यूशन रेट की वजह से बायोमास जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है जीरो, और सबस्ट्रेट जो होता है वो सबस्ट्रेट इन फीड, जो हम फीड में सबस्ट्रेट डाल रहे हैं उसके इक्वल हो जाता है। अगर आपको ये नहीं पता कि सबस्ट्रेट इन फीड क्या होता है, आपको ये नहीं पता डाइल्यूशन रेट क्या है, भाई पहले कंटिन्यूस और फेड बैच जाके देखो, तब तुम्हें आइडिया लगेगा। ठीक है ना, तो पहले वो जाके देखो यार, एक एक करके बढ़ते हैं ना, सीधे तुम वॉश आउट पे आ जाओगे, कहाँ से पल्ली पड़ेगा। खैर, तो सबसे पहले वो जाके देखना, तब इस वीडियो पे आना। आगे के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस कंडीशन को कहते हैं वॉश आउट कंडीशन, और उस डाइल्यूशन रेट को कहते हैं डी क्रिटिकल। अब थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। जैसे जैसे ये डाइल्यूशन रेट और ये हमारे पास क्या है, एक्स की कंसंट्रेशन, सेल कंसंट्रेशन, स्टेडी स्टेट पे चेंज इन सेल कंसंट्रेशन हमने जैसे पढ़ा था जो कि होती है हमारे पास कांस्टेंट, हमने पढ़ा ही हुआ था। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, डाइल्यूशन रेट हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक्स तो वही का वही कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे सबस्ट्रेट भी हल्का हल्का यहाँ पे ऐसा बढ़ा है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आया, ये पॉइंट यहाँ पे x एकदम से गिरा और 0, और s एकदम से बढ़ा और 20। ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे s एकदम से बढ़ के 20 हो गया और x गिर के सीधे 0। इस ही कंडीशन को क्या कहते हैं हम, वॉश आउट कंडीशन, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, डी क्रिटिकल। इस पॉइंट पर क्या हुआ कि जो हमारी डाइल्यूशन रेट थी वो इतनी ज्यादा हो गई कि हमारा जितना भी कंटेंट उस रिएक्टर में था सब कुछ नीचे से निकल गया। ठीक है, ये मान के चलिए कि प्रेशर कुकर की तरीके से मान के चलें। प्रेशर कुकर में जब तक प्रेशर बनता रहता है, फिर एकदम से इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो प्रेशर ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, इस केस में प्रेशर का नहीं है, इस केस में हम वापस डाइल्यूशन रेट करे जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। एक कंडीशन ऐसा है कि जो हमारे पास रिमूवल वाला पार्ट है उस वहां से सारा का सारा पार्ट, यानी कि हमारा सेल बायोमास, यानी कि एक्स कॉमा हमारे पास प्रोडक्ट कॉमा हमारा सबस्ट्रेट, सब का सब धुल के निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉश आउट, धुल के निकल जाएगा। बचेगा क्या, फीड में तो सबस्ट्रेट हम कंटिन्यूसली डाल ही रहे हैं, तो सबस्ट्रेट ही बचेगा उसमें। सबस्ट्रेट कैसा बचेगा, कितना बचेगा, जितना हमने फीड में डाला था। कितना सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट इन फीड जितना था उतना ही सबस्ट्रेट बचेगा। तो उसी डाइल्यूशन रेट को क्या कहते हैं, डी क्रिटिकल। डी क्रिटिकल इक्वल्स टू होता है म्यू मैक्स एस एफ डिवाइड बाई के एस प्लस एस एफ। मैंने कहा था माइकलसन मेंटन भैया हमारे देवता हैं, इन्हीं से सब कुछ निकलना है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, म्यू इक्वल्स टू म्यू मैक्स एस डिवाइड बाई के एस प्लस एस। इसी को कन्वर्ट करा हमने स्टेडी स्टेट पर, म्यू हमारा इक्वल्स हो जाता है डी के इक्वल, और डी क्रिटिकल के लिए जो हमारे पास एस जो हो जाता है वो हो जाता है एस इन फीड, एस एफ, यानी सबस्ट्रेट इन फीड कंसेंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकते हैं कि डी क्रिटिकल क्या होगा अगर वहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है तो। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक पार्ट और हमारा बचा हुआ है। ये है हमारे पास डी ऑप्टिमम। हमने डी क्रिटिकल पढ़ लिया, अब ऑप्टिमम। ये पॉइंट जहां पर ये था डी ऑप्टिमम, अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये किसके रेस्पेक्ट में है, क्यू एक्स। और क्यू एक्स क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ रेट, वॉल्यूमेट्रिक बायोमास प्रोडक्शन रेट, और ये इक्वल्स टू होता है म्यू डेल एक्स के। तो ये क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू म्यू बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू म्यू। अगर डेल एक्स को अगर हम कांस्टेंट कह दें तो ये क्यू एक्स इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, स्टेडी स्टेट में डी जो होता है वो म्यू के इक्वल होता है। यहाँ पे जो ये हमारे पास म्यू है, यानी क्यू एक्स या म्यू जो कहो, वो बढ़ रहा है, ये देखो ऊपर की साइड जाता जा रहा है। तो डाइल्यूशन रेट भी हमारा बढ़ रहा है, जो कि
डी इक्वल्स टू म्यू, म्यू भी बढ़ता जा रहा है, डाइल्यूशन रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे हमें डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू मैक्स हो जाएगा। इससे ऊपर क्या हमारी ग्रोथ रेट नहीं जा सकती। डी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू मैक्स, अप्रोक्सीमेटली लेस देन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेस देन। अगर बड़ा हो गया तो वॉश आउट हो जाएगा भाई साहब, क्या समझे? लेस देन रहेगा, इक्वल तो रहेगा पर लेस देन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू और लेस देन म्यू एम। वो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डी ऑप्टिमम। इससे हल्का सा इतू सा, कितना इतू सा अगर आगे बढ़ गए तो क्या हो जाएगा? डी क्रिटिकल आ जाएगा, वॉश आउट कंडीशन होगी। और ये जितनी वॉल्यूमेट्रिक बायोमास प्रोडक्टिविटी है सबका सब एक्स निकल के बाहर धाराशाही यानी बाहर निकल जाएगा वॉश आउट हमारा। ठीक है, तो सब नीचे आ जाएगा और ये कंसंट्रेशन वापस हो जाएगी जीरो। और इस ये जो हमारा डी है इसको कितना भी बढ़ाते चले जाओ हमें क्या ही मतलब है, क्योंकि वो तो निकल ही गया ना। डाइल्यूशन तो बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, बढ़ाते जाने कितना ही बढ़ा दिया भाई साहब, डाले ही चले जा रहे हैं भाई। हम कह रहे हैं थम जाओ, रुको जरा, तसल्ली करो, इतना नहीं डालना होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आता है हमारे पास डी ऑप्टिमम। डी ऑप्टिमम को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया तो हमारे पास आ जाएगी डी क्रिटिकल। डी ऑप्टिमम वो होती है जहां पे हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मिलती है, किसकी? बायोमास की। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी बायोमास की कब मिलती है? डी ऑप्टिमम पे। और डी ऑप्टिमम से हल्का सा बढ़ाया और डी क्रिटिकल पहुंचे तो सब का सब बाहर निकल के क्या हो जाएगा? वॉश आउट कंडीशन, और सारा का सारा बायोमास हमारा निकल के बाहर। ठीक है, तो इस वजह से जनरली हम डी ऑप्टिमम पे ऑपरेट नहीं करते, क्योंकि हल्का सा चूक हुआ इधर का उधर अगर पॉइंट में भी चेंज आया तो वो डी ऑप्टिमम डी क्रिटिकल बन के सब का सब बाहर निकाल सकता है। बोला था ना लालच बुरी बला, तो हम लालच नहीं करते। डी ऑप्टिमम से हल्का सा कम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कुछ इसके आसपास हम ऑपरेट करते हैं, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत बढ़े या कम हो तो अभी डी ऑप्टिमम तक जाए। डी ऑप्टिमम पर अगर ऑपरेट करें तो डी क्रिट हल्का सा बढ़ा तो वो डी क्रिटिकल पहुंच जाएगा और सबका सब बाहर निकल जाएगा। ज्यादा लालच नहीं करते हम भाई साहब, कम में ही संतुष्टि ले लेते हैं। कम में यानी कि थोड़ा बढ़ाते तो है, डी ऑप्टिमम तक पहुंचते तो है, पर उस पर नहीं जाना। अगर उस पर चले गए तो थोड़ा लालच बढ़ जाएगा, सब बाहर निकल जाएगा। तो डी ऑप्टिमम का ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको कहाँ से आया कैसे आया इसको छोड़िए, इसको रट लो। ठीक है, क्या करना है? इसको रट लेना है। अगर इसका डेरिवेशन करने बैठे तो हो गया काम। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को रट लो। डी ऑप्ट इक्वल्स टू म्यू मैक्स ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट के एस बाई के एस प्लस एस आई। और अगर आपको इसका चाहिए ही चाहिए, क्या चाहिए आपको? इसका डेरिवेशन चाहिए। आपको ऐसा याद नहीं होगा तो एक काम करना, पीएम दौरान उठाना, पीएम दौरान में इस पूरा उसका पूरा डेरिवेशन होगा। इसके डेरिवेशन को समझने के लिए आपको पहले बैच का डेरिवेशन समझना पड़ेगा, फिर फैट बैच का, फिर कंटिन्यूस का, कंटिन्यूस के डेरिवेशन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, फिर डी का डेरिवेशन आएगा, फिर डी ऑप्ट का आएगा। तो बस अब इतनी राम कथा पढ़ने के लिए ना हमारे पास समय है नहीं है। तो समय नहीं है तो क्या करना है? इस फॉर्मूले को रट लेना है प्रेम से। ठीक है, डी ऑप्ट और डी क्रिटिकल में अंतर पता चला। अगर मैक्स प्रोडक्टिविटी पूछी जाए तो डी ऑप्ट निकालना है, और वॉश आउट कंडीशन पूछी जाए तो डी क्रिटिकल निकालना है। ठीक है, वैसे मोस्टली इस पर न्यूमेरिकल एज सच अभी तक आया तो है नहीं है, ठीक है, जितना मैंने देखा है। पर हाँ, हो सकता है अगले साल खड़गपुर पेपर बना रही है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या पता आ जाए। ठीक है, तो चलिए इस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल तो नहीं है, नॉर्मल ये है। मुझे पता है ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, पर मैं बता देता हूँ। इसमें ये दिया हुआ है वॉश आउट डिफाइंड एज बाय डी इक्वल्स टू म्यूमैक्स। मैंने बताया था ना, डी म्यूमैक्स या म्यूमैक्स से बड़ा हो जाए तो वो डी क्रिटिकल हो जाता है, यानी कि वॉश आउट कंडीशन आ जाती है। ऑफ अ कंटिन्यूअस स्टिल्ड टैंक फर्मेंटर कैरेक्टराइज्ड बाय एक्स बायोमास दिया है, एस सबस्ट्रेट दिया है, ठीक है, एस नॉट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इन फीड दी हुई है, और पी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इन बायोरिएक्टर। अभी हमने पढ़ा था वॉश आउट कंडीशन, यानी कि सब कुछ बह गया। अगर सब कुछ बह गया तो एक्स कितना हो गया था? जीरो। एस कितना हो गया था? जीरो। पी कितना हो गया था? जीरो। क्यों? ये सब तो बह गया ना। अंतु जंतु परंतु एस हमारा जीरो नहीं हुआ है अभी। क्यों? क्योंकि एस जीरो होते ही उसमें हमने क्या डाल दिया? उसको हमने डाइल्यूशन यानी क्या कहते हैं, हमने फीड कर दिया। तो अब एस इक्वल्स टू हो जाएगा एस फीड, या फिर इसमें सबस्ट्रेट इन फीड दी हुई है एस नॉट इक्वल टू एस नॉट। जरा देखें कौन सा पैटर्न है। यहाँ एक्स इक्वल्स टू जीरो सही है, एस इक्वल्स टू जीरो ना 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 ना, यहाँ फंसा दिया।
यहाँ कैसे फंसा दिया, उन्होंने वॉश आउट किया, आप कहोगे तो सब बह गया, सब बह गया तो एस भी जीरो पी भी जीरो, ए सही हो जाएगा। बेटा गलत हो गए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे फंसाया। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट, एक्स इक्वल्स टू जीरो, एस इक्वल्स टू एस नॉट, पी इक्वल्स टू जीरो। एक्स इक्वल्स टू जीरो सही, पी इक्वल्स टू जीरो, एस इक्वल्स टू एस नॉट, यहाँ पे आया हमारे पास सही ऑप्शन। कैसे? क्योंकि एस जितना बह गया उसके बाद हमने वापस से डाल भी तो दिया, और क्या डाल दिया हमने, एस इन फीड जितना होगा उतना ही सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन उस टाइम पे रिएक्टर में हो जाएगा। तो एस इक्वल्स टू एस नॉट हमारा 20 सही ऑप्शन हो गया। यहाँ पे बाकी दोनों की तो बात ही क्या करें, ठीक है, हमने पहले ही पहले दोनों में से सिलेक्ट कर लिया। मोस्टली बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, अगर उनको ये नहीं पता होता एस एफ इक्वल्स टू एस नॉट यानी कि एस इन फीड होता है, तो वो क्या टिक कराते, ए। क्यों? क्योंकि वॉश आउट में तो सब बह गया ना, तो सबको जीरो हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको उस क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने यहाँ पे घुसा दिया, अगर घुमा दिया कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो यहाँ फर्स्ट। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज करेक्ट अबाउट एन आइडियल केमोस्टेट। आइडियल केमोस्टेट के लिए क्या क्या करेक्ट होता है? सबसे पहला सब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनसाइड द केमोस्टेट इज इक्वल टू दैट इन एग्जिट स्ट्रीम। हाँ, हमने केमोस्टेट में पढ़ा तो था, केमोस्टेट में जितना हम फेड इन करते हैं उतना ही फेड आउट कर लेते हैं। वही तो दिया हुआ है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितना हमने फेड इन, सबस्ट्रेट जितना हमने फेड इन करा उतना ही सबस्ट्रेट हमने फेड आउट करके यहाँ से निकाल लिया। एस इन जितना होता है उतना ही एस आउट होता है, फेड इन जितना होता है उतना ही एफ आउट होता है। ठीक है, एक्स इन तो होता ही नहीं है, बायोमास ना ही इन करते हैं ना आउट करते हैं, इन आउट क्यों नहीं करते हैं? हम क्या मानते हैं कि जो फीड है वो स्टेराइल है, तो एक्स इन क्या होगा, जीरो। और एक्स आउट भी नहीं करते, क्यों? बायोमास थोड़ी ना निकालना है हमें, बायोमास तो कंटिन्यूअसली हमारा बनाता जा रहा है ना। क्या बनाता जा रहा है? ठीक है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता जा रहा है, उसको ही निकाल लोगे तो बनाएगा कौन बीच में, बनाएगा कौन अंदर बैठ के? डाइल्यूशन रेट इसी वजह से तो गड़बड़ हुई थी। क्यों गड़बड़ हुई थी? हमारा बायोमास पूरा निकल गया था। अब बायोमास पूरा निकल गया तो फिर दिक्कत आ गई, अब उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन करेगा? ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, पी सही है। अब जब हम क्यू की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमल डाइल्यूशन रेट इज लोअर देन द क्रिटिकल डाइल्यूशन, ऑब्वियसली। हमने अभी अभी ग्राफ देखा, क्या ग्राफ देखा, यहाँ पे जाके ये नीचे चला गया। अब ये जो पॉइंट था, ये सॉरी ये वाला जो पॉइंट था, ये हमारे पास थी डी ऑप्टिमम, और इससे हल्का सा हमने डी को बढ़ाया, यहाँ पे डी क्रिटिकल हुआ और ये नीचे बह गया। ठीक है, तो डी ऑप्टिमम हमेशा डी क्रिटिकल से कम ही होगा, डी क्रिटिकल से डी ऑप्टिमम ऊपर हुआ और वॉश आउट हो गया। डी क्रिटिकल के ऊपर तो वॉश आउट ही होता है ना, तो ऑप्टिमम हमेशा डी क्रिटिकल से कम ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास सही हो गया। अब आया बायोमास कंसंट्रेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन रेट। बायोमास कंसंट्रेशन डाइल्यूशन रेट के साथ इंक्रीज हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। वॉल्यूमेट्रिक बायोमास कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास क्या था, क्यू एक्स, क्यू एक्स था। मैंने बताया था डेल एक्स जो था हमारे पास कांस्टेंट होता है, कीमोस्टेट में डेल एक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जब हम बढ़ा रहे थे, यहाँ पे हमारा क्या बढ़ रहा था, म्यू, जो कि इक्वल टू होता है डी के। तो यहाँ पे क्यू एक्स के साथ साथ म्यू बढ़ रहा था जो कि डी तक गया। जो हमारे पास बायोमास की कंसंट्रेशन थी वो कांस्टेंट थी। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर डी को और बढ़ाया तो बायोमास की कंसंट्रेशन तो और डिक्रीज हो गई। तो यहाँ पे इंक्रीज वाला तो ये बिल्कुल ही गलत हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? डाइल्यूशन रेट एक पॉइंट पर जाने के बाद वहां पे बायोमास की कंसंट्रेशन वापस कितनी गिर गई थी, जीरो हो गई थी। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद फिर ये वाला क्या हो गया हमारे पास, बिल्कुल ही गलत। क्या हो गया, गलत। अब बढ़ते हैं सेल रीसर्कुलेशन फैसिलिटेट। अब यहाँ पे फंसोगे, सेल रीसर्कुलेशन कैसे? अब सेल रीसर्कुलेशन यानी कि हमारे पास एक ये रिएक्टर है, रीसर्कुलेशन यानी हम रिसाइकिल कर रहे हैं। यहाँ से हमने निकाला और फिर यहाँ से हमने थोड़ा सा निकाल के वापस डाल दिया, यानी कि यहाँ से निकाला सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट हमारा निकल गया। यहाँ से हमारे पास बायोमास, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट हमने निकाला, बायोमास को लिया और वापस इसी में डाल दिया, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट हमने बाहर निकाल लिया। अब सेल रीसर्कुलेशन फैसिलिटेट ऑपरेशन बियॉन्ड डाइल्यूशन रेट, क्या ये सही है? हाँ ये सही है। कैसे सही है? जब हम डाइल्यूशन रेट को डी क्रिटिकल के ऊपर करते हैं तो क्या होता है, एक्सएसपी, यानी कि हमारे पास बायोमास, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट सब कुछ बह गया। अब बह गया तो रीसर्कुलेशन में हमने यहाँ से बायोमास निकाल के तो वापस इसमें डाल लिया और सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट निकाल दिया। फिर सबस्ट्रेट तो ऑलरेडी हम फेड इन कर ही रहे हैं ना,
और प्रोडक्ट बनाने वाला बायोमास भी हम वापस से डाल ही रहे हैं, तो डी को कितना ही बढ़ाया जाओ, अरे डाले जाओ, क्या ही दिक्कत है, पूरा भर दो, मतलब बिल्कुल बह ही जाए, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम बायोमास को रीसर्कुलेट करके वापस डाल रहे हैं। तो क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट यानी वॉश आउट कंडीशन के बाद भी उसके ऊपर भी हम डाइल्यूशन करते रहेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बायोमास जितना निकला था उसमें से निकाल के हमने उस बायोमास को वापस से उसमें डाल लिया। मेन दिक्कत ये थी कि हमारे पास बायोमास वॉश आउट हो जा रहा था, इस वजह से हम वॉश आउट कंडीशन से बचते थे। अब उसका तोड़ हमने क्या निकाला, रिसर्कुलेट करा, बायोमास को जितना बायोमास निकला था निकाला और वापस से उसी रिएक्टर में डाल दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो क्या ये भी सही है? हाँ। तो पी क्यू एंड एस ओनली इज राइट। अब यहां पे पता है एग्जामिनर कैसे फंसाएगा? कैसे फंसाएगा? तुम्हें रिसर्कुलेशन पता नहीं है, अगर बाई चांस तुम्हें रिसर्कुलेशन के बारे में नहीं पता, कहोगे कि ऑपरेशन बियॉन्ड क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट नहीं है, बियॉन्ड क्रिटिकल डाइल्यूशन रेट जाएगा तो हम क्या गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एस को हटा देंगे और आर ये है बायोमास कंसंट्रेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन रेट। तुमने ये ग्राफ देखा हुआ है, ग्राफ देखा हुआ है तो तुम कहोगे यार यहाँ पे तो बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है, और डी तक जाते जाते बायोमास की कंसंट्रेशन तो बढ़ा रहा है भाई डी। सही बात है, तो आर सही है, तो तुम क्या कर दोगे, क्या करोगे, पी आर एंड एस, यहाँ पे भी बच गए, बच गए। अगर यहाँ पे ऑप्शन हो जाता पी क्यू एंड आर ओनली, एंड आर ओनली, तो यहाँ पे तुम फंस जाते, क्योंकि एस तो तुम्हें लगता कि गलत है और आर सही है, और यहाँ पे फंस जाते, और यहाँ पे एग्जाम ने तुम्हें फंसा के अपना अपना काम निकाल लेता। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्वेश्चन कहाँ पे तुम्हें घुमाते हैं? पी क्यू एंड एस, यहाँ पे रीसर्कुलेशन वाला टर्म देके यहाँ पे ये कुछ इस चीज को सही कर लिया, और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको आर गलत है ये नहीं पता होगा, आप यही समझोगे कि बायोमास कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है अगर हम डाइल्यूशन रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो। एक बार को अगर मान भी लें कि हाँ ठीक है इंक्रीज हो रहा है, पर एक पॉइंट पे जाके तो हमें पता है ना डाइल्यूशन रेट बायोमास की कंसंट्रेशन को कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? वॉश आउट हो जा रहा है और बायोमास की कंसंट्रेशन सबकी सब निकल जा रही है। ठीक है, तो यही दो क्वेश्चंस थे अभी तक जो मुझे मिले हैं। तो यही था इस वीडियो के लिए, और जाने से पहले बायोप्रोसेस फॉर्मूला योजना के बारे में सुन जाओ। बायोप्रोसेस फॉर्मूला योजना हमारा क्या है, उसमें आपको एक बायोप्रोसेस के फॉर्मूला की पीडीएफ मिलेगी, इसमें बायोप्रोसेस के ऑलमोस्ट सारे फॉर्मुलाज होंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो होगी जिसमें मैंने उन सारे फॉर्मुलाज को एक्सप्लेन करा है, जो कि 1.5 और 2 आवर की वीडियो होगी, जो कि आपको स्पेशली आपको रिविजन में या फिर पढ़ने में दोनों ही चीज़ों में काम आएगी, जो कि आपका 80 to 90%, कितना, 80, 70 to 80 कर ले रहे हैं यार, 70 to 80% बायो प्रोसेस के क्वेश्चंस में हेल्प करेगी क्या, ये फॉर्मूला पीडीएफ और ये डेडिकेटेड वीडियो। इसमें आपको मेरी सारी पीपीटीज मिल जाएंगी, जितनी भी पीपीटीज मैंने वीडियोस में यूज करी हैं। साथ ही आपको क्या करना है इसके लिए, 40+GKD यानी कि गरीब की दुआ 41 to 141 रुपीज पे करने हैं, और मुझे एसएस भेजना है। कहाँ पे करना है? अभयरावत286@SBI पे। अगर वायरेसी करने की कोशिश करी तो गरीब की बद दुआ और माता रानी का पाप दोनों लगेगा। सही बता रहा हूँ। और ये 41 to 141 आपको पे करने हैं, आपको ये सारी चीज़ें आपको उस ग्रुप में मैं आपको ऐड कर लूंगा, वहीं पे आपको ये सब मिल जाएगा। तो यही था आज की वीडियो के लिए। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करके मेरे को बताओ। मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम पे जाके यार ज्वाइन करो यार चैनल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्यों करना है? वहाँ पे स्टडी मटेरियल से लेके क्विज सब कुछ मिलेगा यार तुम्हें। और हाँ, ये जो बायोप्रोसेस फॉर्मूला योजना है वो भी वहीं मिलने वाली है भाई साहब, तो जाओ ना, ज्वाइन करो, क्या ही दिक्कत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली वो स्ट्रेटजी वाली वीडियो होगी, या फिर हमारे पास जो अपना स्केल अप बचा है वो वाली वीडियो होगी, वो देखते हैं जो भी रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।